गुड मॉर्निंग सर। Morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मन बहुत बहुत करना है। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Morning बेटा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अगर एक इलेक्शन है और इलेक्शन में n कैंडिडेट्स है और n कैंडिडेट्स में से x लोगों को इलेक्ट होना है, x लोग इलेक्ट होने वाले हैं, तो एक पर्सन कितने तरीके से वोट कर सकता है? मिनिमम 1 और मैक्सिमम x तक जाएगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम x। सर मतलब वहां पे ऐसे बोला था कि NC1 NC2 फिर NCX तक, ये कैसे? वही तो बोला, मिनिमम 1 मैक्सिमम x। n में से कोई एक देगा, n में से कोई 2 देगा, n में से 3 देगा और NCX। सर अगर x इलेक्ट होना है तो x को देना ही पड़ेगा ना, उसको सभी को वोट तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, एक पर्सन के लिए वोट के लिए भी n कैंडिडेट है और वो मैक्सिमम कितने वोट दे सकता है? x वोट दे सकता है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? n है। तो वो n में से एक को दे सकता है, n में से 2 को दे सकता है, n में से 3 को दे सकता है और n में से x को दे सकता है। मैक्सिमम x तक जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। समझा अभी? हाँ सर, लेकिन सर अगर एक्स इलेक्ट होने वाले हैं तो मतलब एक्स को ही देना पड़ेगा ना, तो हर पर्सन जितने इलेक्ट होने वाले उनको देंगे ना, जितने बार वोट करेंगे ना। नहीं, उसके लिए ये बोला है कि आपको वोटिंग जो करनी है, बट कितने पर्सन आपके हैं? टोटल n है ना, एन है। और एक कैंडिडेट को वोट करना है। हाँ, और एक्स इलेक्ट होने वाले कैंडिडेट। हाँ, तो x को सिलेक्ट करना है, तो अब वो तो उस पर वो कितने को वोट दे सकता है? मैक्सिमम एक को भी दे सकता, 2 को भी दे सकता, 3 को भी दे सकता। मैं इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा डाउट। ओके सर। हाँ, थोड़ा वेट कर। हाँ सर। कंसेप्ट अपन बताते फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। गुड मॉर्निंग ऋषि। प्रणव इंग्लिश नहीं आए क्या आज? तो अब ये है नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है, इट इज डीरेंजमेंट थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट थ्योरम बोलते हैं उसको। एक मिनट वेट करना। डीरेंजमेंट थ्योरम नेक्स्ट जो है, और डीरेंजमेंट का जो मतलब होता है, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डीरेंजमेंट। जो आपको ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट दिया है, उस अरेंजमेंट में कोई भी आप चेंज करते हो, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डीरेंजमेंट। कहने का मतलब कि आपको कोई ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करके दे रखा है और अब आपको उन ऑब्जेक्ट्स को फिर से इस तरीके से रीअरेंज करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना आए। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना आए, इस तरीके के अरेंजमेंट को अपन डी अरेंजमेंट थ्योरम बोलेंगे। कहने का मतलब है, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू ये समझें कि मेरे पास 4 एनवेलप्स हैं और 4 लेटर्स हैं, और उन 4 एनवेलप्स को 4 लेटर्स में मेरे को इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में ना जाए।
कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में ना जाए, इसको अपन बोलेंगे डीरेंजमेंट। तो डीरेंजमेंट का मतलब एक सिंपल लाइन में यदि आप डेफिनेशन समझे तो डीरेंजमेंट का मतलब होता है एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डीअरेंजमेंट। तो इसको अपन एक लाइन में डेफिनेशन लिख रहे हैं और जैसे जैसे अपन इसमें आगे बढ़ेंगे आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप यही लाइन लिख लें, एनी चेंज in the given order of objects is called derangement. Is called any change in the existing order of object is called derangement. ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। क्या हो गया? अरे, if n things are arranged in a row, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। If we have n things, so if n objects are arranged in a row, if n objects are arranged in a row, then the number of ways in which then the number of ways in which they can be rearranged so that none of the objects occur in its original place is। इसके लिए अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। यदि आपको n ऑब्जेक्ट दिए हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज किया है, then we have to find the total number of ways in which they can be deranged so that none of them occupy या फिर occurs in its original place। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको अपन बोलेंगे डीरेंजमेंट। तो नीचे जो 3 लाइनें लिखी हैं वो ऊपर वाली एक लाइन को शो कर रहा है कि आपको डीरेंजमेंट का मतलब ये समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एनवेलप वाला, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि 4 लड़के हैं, चारों के पास कार है अपनी अपनी, उनको एक पिकनिक के लिए जाना है और रिस्ट्रिक्शन ये डाल दिया गया है कि कोई भी बंदा अपनी कार से नहीं जाएगा। इसको अपन बोलेंगे डीरेंजमेंट। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट्स गेटिंग इट्स ओरिजिनल प्लेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आना। ऐसे ही एनवेलप वाला बताया, और जरूरी नहीं है हर बार 4 के लिए हो, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, बस वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं आना चाहिए। जो उसके लिए असाइंड है वो असाइंड प्लेस पे बस नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 बंदे हैं, 4 कार हैं और उनको एक पिकनिक के लिए जाना है और रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी बंदा अपनी कार से नहीं जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे डीरेंजमेंट। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, इसको अपन बोलेंगे डीरेंजमेंट थ्योरम। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाय, द फॉर्मूला इज गिवन बाय n factorial into 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial
-1/3 फैक्टोरियल और अप टू -1 पावर n और 1/n फैक्टोरियल. So this is the formula for calculating these number of objects. ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है. फॉर्मूला याद रखना बड़ा इजी है क्योंकि n फैक्टोरियल है बाहर और फिर अंदर एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव और इस तरीके से चले जाएंगे. इवन है तो पॉजिटिव साइन है, ऑड है तो नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर साइन बैलेंस करने के लिए -1 पावर n लिख दिया. अब ये डिपेंड करेगा कि n आपको इवन दिया है कि ऑड दिया है. जैसे नंबर ऑफ एनवेलप्स आपको 4 भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ एनवेलप्स आपको 5 भी दे सकते हैं. तो n का वैल्यू 4 भी ले सकते हैं, n का वैल्यू 5 भी ले सकते हैं. जब n 4 लेगा तो पॉजिटिव पे खत्म होगा, जब n ऑड लेंगे n इवन लेंगे तो पॉजिटिव पे खत्म होगा और n ऑड लोगे तो ये नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा. तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट. ये फार्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब आपके मन में कोई सवाल है, उठ रहा है तो उसको पूछिए. एनी सवाल इन योर मन? सर ये फॉर्मूला को 3 फैक्टोरियल तक लिख के बताइए ना प्लीज. क्या बोले बेटा? यही फॉर्मूला को 5 फैक्टोरियल तक के लिख के बताइए ना. 3 आएगा, 4 आएगा, 5 होएगा, खत्म हो जाएगा. यहाँ बाहर साइन फैक्टोरियल आएगा. साइन चाहिए. क्या बोले बेटा? साइन ऐसे ही लगेंगे सेम. भाई देखो, पॉजिटिव नेगेटिव फिर 1/4 फैक्टोरियल और -1/5 फैक्टोरियल और ब्रैकेट क्लोज कर देना. एनी अदर क्वेरी? सर ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन कीजिए ना कैसे. ये करेक्ट कैसे ये एक्सप्लेन कीजिए ना. मतलब समझा नहीं. करेक्ट कैसे है? मतलब ये कंडीशन के लिए फॉर्मूला तो दे दिया, बट ये आया कि फिर अपन ने कैसे बोला कि ये सही है, इससे आंसर आ रहा है. एक क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करना है. सर मैं क्या वो बोले? क्वेश्चन को ये फॉर्मूला से भी निकालूंगा और ये क्वेश्चन को वो क्वेश्चन का आंसर अपन ये फॉर्मूला से भी निकालेंगे. और अपने पास जब फॉर्मूला नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ और उससे अपन देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता. ठीक है. और फिर लगेगा तो इसका एक्चुअल डेरिवेशन भी आपको बता देंगे. परेशान ना हो किसी भी चीज के लिए. लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मस्ट है. बात है जहां तक वेरिफिकेशन की तो अपन उस पर डिस्कशन कर रहे हैं. तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2. तो अब आपका क्वेश्चन अपन वही ले लेते हैं. मैं 4 लेटर्स ले लेता हूँ, 4 एनवेलप ले लेता हूँ. आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं. So after this, you write a question, and the question is, लिखिए, if there are 4 envelopes and 4 letters, if there are 4 envelopes and 4 letters, then the number of ways in which the letters can be rearranged so that the number of ways in which the letters can be rearranged so that none of the letter occupy its original envelope. None of the letter occupy its occur in its original envelope. ठीक है. आई होप क्वेश्चन आप सभी ने लिख लिया होगा. 4 लेटर्स हैं, 4 एनवेलप हैं. इस तरीके से लेटर्स को डीरेंज करना है कि कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में ना जाए. ठीक है. सो बाय द फॉर्मूला, अपन फॉर्मूला की बात करेंगे. सो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला अपने पास ये है डीरेंजमेंट का. डीरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है.
उसको अपन dn से शो कर देते हैं, d फॉर डीरेंजमेंट, और n ऑब्जेक्ट है तो dn। फॉर्मूला अपने पास है n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल at the last 1 upon n factorial. So since here we have n equals to 4, and therefore d4 का value is 4 factorial in bracket 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial. Now when we calculate, so ये 1 cancel हो जाएंगे, it gives you 1 by 2, 1 by 6, 1 by 24, and it is 4 factorial. When we take 24 LCM, so we get it is 12, 4 plus 1, and this gives you 9. 12 और 1 13 minus 4 is 9, 9 बटा 24, 24 कट जाएगा, so we get the value 9. So total number of derangements आएंगे 9. So this is the explanation of the formula. अब आपको 4 दिए हो तो 4 डाल के, 5 दिए हो तो 5 डाल के, 6 दिए हो तो 6 डाल के, इस तरीके से डीरेंजमेंट अपन निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि भाई यदि अपन एक्चुअल सॉल्यूशन जाएं तो इसको निकालने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 4 लेटर्स हैं, 4 एनवेलप हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 4 अल्फाबेट हैं और आपको एक 4 लेटर वर्ड बनानी है। तो ये तो अभी अपन बॉक्स की मेथड से करते आए। 4 फैक्टोरियल होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4p4 जिसको लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर इन 4 एनवेलप इज 4 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट था। और इन टोटल अरेंजमेंट में से अब हमने वो सारे केस सबट्रैक्ट कर देने हैं, क्योंकि आपको ये बोला है कि कोई भी लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में नहीं आएगा। तो फिर हमने इसमें से ये केस सबट्रैक्ट किए। तो हमने ये माना कि 4 लेटर्स हैं, तो इसमें से हम पहला केस सबट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लो 4 में से कोई एक लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में आया तो 4C1। फिर 4 में से कोई 2 लेटर अपने ओरिजिनल एनवेलप में चले गए तो वो केस सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 3 और 4 में से चारों लेटर्स को सबट्रैक्ट। अब जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 24 आता है, और ये आपको पता है इट इज 2 पावर 4 माइनस 1, इट इज 24 माइनस 15 विच गिव्स यू 9। तो ये है टोटल नंबर ऑफ डीरेंजमेंट्स। ये 2 तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको इस फॉर्मूला को। और फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, और अभी कोई मन में सवाल अभी भी आ रहा है तो पूछिए। ऋषभ क्लियर है, कुछ और चले आएंगे? सर इसको जनरलाइज कैसे कर दिए, ये तो अलग अलग केसेस के लिए होगा ना फिर। अलग अलग का मतलब 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, मतलब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ मतलब वो सर मतलब एक पैटर्न भी बन रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, वो पैटर्न क्यों बनता है उसका रीजन मैं दे देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आपको ये हो रहा है कि प्लस माइनस का रीजन क्या है। तो बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत आप पहले शायद पढ़े होंगे, मैं एक लिखूंगा तो आपको रीजन समझ में आ जाएगा। चलिए तो पेज नंबर 3 पर चलते हैं। तो एक बात तो आप ये याद रखिए, शायद आपने पढ़ी भी होगी। इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है मेरे को?
नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्लास 9th में number of A plus number of B minus number of A intersection B. very good. It is NA plus NB minus N of A intersection B. और दूसरा N of A यूनियन B यूनियन C, ये पता है? N of A यूनियन B यूनियन C A union B union C. कितना होता है इसके लिए फॉर्मूला? ये होता है NA plus NB Any NC minus N of A intersection B minus N of A intersection C minus N of C intersection A plus N of A intersection B intersection C. This is the formula. अब याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका ये है कि जितने सिंगल वाले हैं वो ऐड हो रहे हैं, फिर जो डबल डबल आपने लिया वो सब टैक्स हो रहा है। अब मान लो 3 केस है, तो एक एक वाले जितने केस है वो सब ऐड हो जाए, 2 वाले सब टैक्स हो रहे हैं, फिर 3 वाला ऐड हो रहा है। मान लो 4 होंगे, तो 4 के लिए मतलब N ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D कितना आएगा? तो A यूनियन B यूनियन C यूनियन D जो आएगा वो आएगा NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND माइनस 2 वाले सब ऐड करेंगे, फिर प्लस 3 वाले ऐड करेंगे, और फिर माइनस 4 वाला सब करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है? सो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो ये है। अच्छा, एक चीज और समझें कि N ऑफ A यूनियन B यूनियन C का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक का मतलब A यूनियन का मतलब A यूनियन B का मतलब क्या होता है? A यूनियन B, ये जो आपने लिखा है A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो A में हो या तो सेट B में हो। मतलब यदि हमको 2 क्लासेस हैं, जैसे क्लास 12 अब आपका हो गया, टारगेट बैच हो गया अब आपका, और टारगेट बैच में 2 सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है और एक बायो का सेक्शन है। तो मैं यदि मैथ्स के सेक्शन और बायो के सेक्शन को यदि मर्ज करता हूँ, तो मैथ्स और बायो के सेक्शन में जो बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब A यूनियन B, इस सेक्शन में जो भी बच्चे बैठे हैं, तो आप ये बोलोगे या तो वो मैथ्स का स्टूडेंट होगा या फिर वो बायो का स्टूडेंट होगा। तो अपन उसको बोलेंगे A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब होता है the elements either belongs to set A और belongs to set B, दोनों में से किसी एक में होगा। तो वहां पर A यूनियन B का तो A यूनियन B में जो वर्ड लगता है वो लगता है और। आपको और वर्ड हमने बताया था यहाँ पर, जैसे आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जब स्टार्टिंग किए थे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने पढ़ा था, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 ही सिंबल हैं, या तो एडिशन प्रिंसिपल होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। और एडिशन प्रिंसिपल हम तब यूज करते हैं जब और वर्ड आता है। और वर्ड का मतलब है एक बार में कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, और मल्टीप्लिकेशन अपन तब यूज करते हैं जब दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपन एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के लिए कैसे देखेंगे? तो आप देखोगे इस पूरे जो भी फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 ही बातें लिखेंगे, या तो यूनियन लिखा है या फिर इंटरसेक्शन लिखा है। तो यूनियन कब यूज होगा? जब या तो वो A में होगा या फिर B में होगा, किसी एक में होना चाहिए। और दूसरा इंटरसेक्शन आप कब यूज करोगे? जब वो A में भी हो और B में भी हो, तब वो A इंटरसेक्शन B आएगा। मान लो जैसे मेरे पास टारगेट में कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया टारगेट बैच में, और उसमें जो बच्चे हैं वो उनका बिल्कुल क्लियर है कि उनको या तो जेई करना है या उनको नीट करना है। मतलब मेरे पास जेई के जो बच्चे हैं और नीट के बच्चे हैं, उनमें कोई भी कॉमन बच्चा नहीं। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, मतलब कॉमन एलिमेंट निकालूंगा, तो मेरे को वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है? जैसा अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेई की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मैथ्स भी एडिशनल ले रखा है या बायो भी एडिशनल ले रखा है। लेकिन मैं बात उस कंडीशन की कर रहा हूँ जब मेरे पास जो रजिस्टर्ड बच्चा है वो प्योरली जेई का है और प्योरली
बायोलॉजी का है, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहा है, मतलब वो मैथ्स की भी क्लास कर रहा है और बायो की भी क्लास कर रहा है। तो यदि ऐसे कुछ बच्चे निकल के आ जाते हैं जो मैथ्स और बायो दोनों की तैयारी करते हैं, तो फिर अपन उनको इंटरसेक्शन मिलेंगे। ठीक है, सो ये आप चीज बहुत अच्छे से आपको छोटी क्लासेस में समझाई गई होगी वेन डायग्राम के थ्रू। यदि मैं इन दो के लिए वेन डायग्राम बनाता हूँ, तो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट एंड ये हमारे दो सबसेट्स हैं ए और बी। तो ये जो पूरा पोर्शन आता है बाहर का, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है दिस इज ए यूनियन बी। ये पोर्शन जो है पूरा ये ए यूनियन बी होता है। मतलब यदि मैं पूरे को सेटेट कर देता हूँ ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो अपन बोलेंगे या तो वो ए में होगा या फिर वो बी में होगा। और ये जो कॉमन पोर्शन है, ये बीच का इतना पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये तो सारी बातें आपने बड़े अच्छे से समझी हुई। ये है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूले क्लास छोटी क्लासेस में थे 9th और 10th में। 4 के लिए जब अपन बात करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो फिर ये आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, सिंगल सिंगल वाले ऐड हो गए। फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन डी और माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। दो दो वाले 6 केस बनेंगे। फिर प्लस आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन A intersection B intersection C, फिर प्लस एन ऑफ A intersection B intersection D, फिर प्लस ऑफ B intersection C intersection D, प्लस एन ऑफ A intersection C intersection D। तीन तीन वाले 4 केस आएंगे। और फिर माइनस एन ऑफ A intersection B intersection C intersection D, 4 वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंगल सिंगल वाले पॉजिटिव, डबल डबल वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 वाले ऐड होंगे, 4 वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस। ऋषभ अभी कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। और बताओ उसके आगे। तो ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है ना, उसमें क्यों प्लस माइनस आ रहा है, उसके पीछे की कहानी जो है वो ये है। तो उसके पीछे रीजन, यदि एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और आप ये देखोगे, तो वहां पे भी हमको n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और n ऑब्जेक्ट्स को हमको डीरेंज करना है। डीरेंज का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे पास n हाउसेज हैं और उसमें n पर्सन्स को हमने डालना है, n घर हैं और उनमें n पर्सन्स हैं, हमको उसमें उसको इस तरीके से डीअरेंज करना है कि कोई भी बंदा जो है वो अपने अपने हाउस में ना जाए। वो बाकी किसी के भी हाउस में जा सकता है बट अपने घर में नहीं जाना चाहिए, उसको अपन बोलेंगे डीरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा, सबसे पहले तो टोटल परम्यूटेशन निकाल लेंगे कि n हाउसेज हैं, n पर्सन्स हैं, n हाउसेज में n पर्सन्स को सारे तरीके के अरेंजमेंट जितने हो सकते हैं, सारे पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे वो क्या होंगे, n फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से हम वो सारे केस सब्ट्रैक्ट करेंगे जब एटलीस्ट वन पर्सन नॉट गेटिंग इट्स ओन हाउस। तो उसमें से अपन केस कौन कौन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें से अपन केस सब्ट्रैक्ट करेंगे एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन 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 अप टू AN। क्योंकि n है, 2 के लिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 के लिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और n के लिए अपन वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब आप इसका फॉर्मूला इसमें लिखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो NA1 का मतलब क्या हो गया, एक एक वाले कितने केस बनेंगे, n केस बनेंगे। फिर दो दो वाले कितने केस बनेंगे, तो NC2 केस बनेंगे। भाई यहाँ पर जो आपने निकालते हो कि एक एक वाले कितने बनेंगे, तो एक एक वाले 3 बने, वो 3 निकाला कैसे, 3C1। फिर मैंने बोला था कि दो दो वाले भी 3 बने, तो दो दो वाले 3 कैसे बने, 3C2 का वैल्यू 3 होता है। और 3 वाला कितना केस बनेगा, एक ही बनेगा क्योंकि 3C3 का वैल्यू 1 होता है। जैसे मैं 4 केस लेता तो 4 ABCD यदि होता तो सिंगल सिंगल वाले कितने बनते, 4, वो कैसे निकाला, 4C1। फिर डबल डबल वाले कितने होंगे, 6, बताया था अभी आपको। 6 कैसे बने थे, 4C2 का वैल्यू 6 आता है।
3 वाले कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो कैसे बनाया था वो? 4C3 का वैल्यू 4 होता है, और 4 वाले जब अपन लेंगे तो कितना बनेगा? 4C4, उसका वैल्यू 1 आता है। तो वो सारे केस हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो n फैक्टोरियल में जब सब्ट्रैक्ट होगा तो मान लेते हैं इसमें क्या आएगा? सिंगल सिंगल का मतलब है, मान लो पहले पर्सन को उसके हाउस में अपन ने डाल दिया। एंस इसका मतलब है हमने वो सारे केस सब्ट्रैक्ट जो अभी इसके प्रीवियस आपको बताया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने किया था, 4 लेटर से 4 एनवेलप थे, तो अपन ने उसको दूसरी मेथड से जब किया था तो टोटल अरेंजमेंट निकाले थे 4 फैक्टोरियल, और उसमें से केस सब्ट्रैक्ट क्या किया था? 4 में से कोई 1, 4 में से कोई 2, 4 में से कोई 3, या 4 में से चारों ओरिजिनल अपने एनवेलप में आएंगे। तो सिमिलरली केस यहाँ पर है कि मान लेते हैं कि पहला बंदा है वो पहले हाउस में अपना चला गया, तो अब बचे हुए n-1, मतलब मैंने n में से कोई एक को अपना ओरिजिनल हाउस अलॉट किया, अब बचे हुए n-1 है, और n-1 को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो? तो n-1 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा? ये टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे, और ये टोटल अरेंजमेंट में से माइनस क्या होगा? तो ये टोटल अरेंजमेंट्स में से माइनस होगा, मान लो पहले बंदे को मैंने उसके ओरिजिनल हाउस में डाल दिया, अब हमारे पास बचे n-1, मतलब n में से किसी एक को, अब वो कोई एक A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो n में से मैंने एक को अपना उसका ओरिजिनल हाउस दे दिया, अब बचे हुए n-1 को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो n-1 फैक्टोरियल, ये प्लस वाला आएगा। अब दो वाले से क्या होंगे? साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर यहाँ पर साइन कैसा आएगा? माइनस का साइन आएगा। अब n-2 आएगा और n-2 फैक्टोरियल आएगा, फिर n में से 3, n-3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से आप चलते चले जाओ, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। तो अब आप देख रहे हो, यदि यहाँ पर 2 है तो नेगेटिव साइन आया है, 3 है तो पॉजिटिव साइन आया है, इसलिए जब आप लास्ट तक इसमें जब लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? -1 पावर n, n का वैल्यू 1 होता है, और ये अपना n-n का वैल्यू 0 फैक्टोरियल वो 1 होता है, तो ये -1 पावर n पे, सॉरी n-1 पे खत्म हो जाएगा। -1 पावर n-1 क्यों लिखा? क्योंकि इवन सफिक्स आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑड सफिक्स आ रहा है तो पॉजिटिव साइन है, इसलिए -1 पावर n-1। अब आप जब इसमें देखोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आप जानते हो, nc1 का वैल्यू n होता है, n को n-1 में मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू n-1 जो है वो n फैक्टोरियल बन जाएगा, so this is n फैक्टोरियल, फिर माइनस, दिस बिकम्स n फैक्टोरियल। इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है n-1/2, तो n-1/2 जब आप करोगे तो n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बन जाएगा, और अपॉन 2 लिखा है, उस 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर प्लस इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सो ये n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी माइनस, और ये -1 पावर n-1। और अब आप देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई करके n फैक्टोरियल कॉमन कर दो, तो n फैक्टोरियल जब कॉमन हो जाएगा तो ये +1, ये माइनस का 1 बनेगा, उस 1 को 1/1 फैक्टोरियल लिख दिया, फिर ये प्लस का हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर ये माइनस का हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, और लास्ट में ये हो जाएगा -1 पावर n 1/n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला समझ गया अभी एक्सप्लेनेशन? तो सेकंड स्टेप से बताना। सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया है? टोटल अरेंजमेंट निकाले हैं। टोटल अरेंजमेंट्स में से अब अपन को वो सारे केस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर हमने उसमें से केस सब्ट्रैक्ट क्या किया कि मान लो पहला ऑब्जेक्ट, मान लो एक ही है, एक बंदा है जिसको अपना ओरिजिनल हाउस मिला है, तो हमने क्या किया? n में से पहले वो एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास टोटल n बंदे हैं, n में से एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। अब
वो एक को उसके ओरिजिनल हाउस में डाल दिया। अब हमारे पास बचे कितने n-1 हाउसेस और पर्सन भी कितने बचे n-1। n-1 हाउसेस में n-1 पर्सन को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो n-1 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, फिर अपन इसमें से कौन सा केस सबट्रैक्ट करेंगे? फिर अपन केस सबट्रैक्ट करेंगे कि मान लो 2 बंदे हैं, 2 बंदों को उनका ओरिजिनल हाउस मिल गया, तो अब nc2 हो गया और बचे हुए n-2 को n-2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक, बाकी का एक्सप्लेनेशन तो आप एंड इसका वैल्यू डाल देना। आप जानते हो nc1 की वैल्यू जो होती है वो n होती है, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिखा है। फिर nc2 का वैल्यू डालोगे तो आप चाहो तो फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। nc2 का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो n-2 फैक्टोरियल कट गया, बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वही लिखा है। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही चीजें आती हैं। आप एक बार देख लेना उसको सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन इसके फॉर्मूला वेरिफिकेशन पे पढ़ना मत, कहीं नहीं पूछते हैं, आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखें। चले आगे, टेक दी स्क्रीनशॉट। सो दिस इज अवर डीअरेंजमेंट थ्योरम। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला इजी है, अल्टरनेट साइन लगते हैं, ठीक है, तो इजीली आप याद रख सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन, और कम से कम 3 4 5 के लिए आप डायरेक्ट याद रख लो। जैसे कि मेरे पास मान लो एक ही बंदा है, तो एक बंदा के लिए तो डीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में n की जगह 1 लोगे, n की जगह 1 लोगे तो 1 - 1 कट जाएगा, 0 होगा। मतलब d1 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। अब 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे हैं और 2 कार है मान लो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की कार को एक्सचेंज कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है, वो डीअरेंजमेंट हो गया। क्योंकि कोई भी अपनी ओरिजिनल कार में नहीं बैठना चाहिए। तो यदि मैं n का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो n की वैल्यू जब 2 डालोगे तो ये 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। और n का वैल्यू जब आप 2 लोगे तो ये 2 पे जाके खत्म होगा, मतलब 1 1 तो कट जाएगा, और ये 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे तो 1 आएगा। तो d1 की वैल्यू जो है, यदि आप अरेंजमेंट में देखते हो, तो ये जो डी अरेंजमेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर dn, n ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब मैं d1 जब निकालूंगा तो d1 का वैल्यू 0 आता है, जब मैं d2 निकालूंगा तो 1 आएगा, जब मैं d3 निकालूंगा तो d3 की वैल्यू जो है कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल बनेगा ये, और ये 1/2 और 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 6 3 - 1 2 आएगा। d4 आप निकालोगे तो d4 तो अभी मैंने निकाला था, d4 9 आता है। d5 आप निकाल लेना, 5 तक जाओगे तो 5 फैक्टोरियल पे खत्म होगा, और 1/2, फिर 1/6, 3 2 6, फिर 1/24, और फिर प्लस 1/-1/20। अल्टरनेट साइन डालना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 120 एलसीएम मुझे कट जाता, 120 यहाँ पे लेते तो 60 आता, 120 यहाँ लेते तो 20 आता, 120 के लिए ये कितना आता, 5, और फिर माइनस का 1, ये 40 45 44। एटलीस्ट इतने याद रख लेना, ताकि जब आपको डी अरेंजमेंट जैसे ही वर्ड आए, 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट लर्न किया है, यदि उससे ज्यादा आता है तो फिर अपन फॉर्मूला से कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लेना। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। और अपन चलते हैं पेज नंबर 4 पर। सर बोलो मानसी। सर D3 का वैल्यू 4 आएगा ना? क्यों? सर D3 4 आ रहा है। D3 बनेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, और -1/3 फैक्टोरियल। तो ये 1 1 कट गया, ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो जाएगा, और ये 1/2 - 1/6, 6 एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम लो, 2 3 6, तो 3 - 1 बनता है 2 ही आ रहा है।
अच्छा सर सॉरी. पेज नंबर 4. अब यहाँ पर मैं आपसे एक हेडिंग डाल रहा हूँ, फिर हेडिंग पे क्वेश्चन दूंगा और वो आप मेरे को एक्सप्लेन करना, मतलब उसका आंसर बताना, और फिर मैं उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करूंगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी हेडिंग जो है वो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ठीक है. डिवाइजर आप लोगों ने फैक्टर भी बोलते हैं, डिवाइजर्स निकालना सीखा है छोटी क्लासेस में. ठीक है. तो इस पर बेस में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर अपन उसके फॉर्मूला पे डिस्कशन करेंगे. ज्यादा बड़े नंबर्स आते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. फिलहाल मैं आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर